नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं, कुछ अनुभवी निवेशकों के विचारों और उनके विश्लेषण के आधार पर। हमारा मकसद उन मुख्य सबकों, उन रणनीतियों को समझना जो किसी को एक सफल निवेशक बनने में मदद कर सकती हैं। पर यह बात सोचने वाली है ना कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जो सच में सफल निवेशक हैं, लंबे समय तक टिके रहने वाले, वो इतने कम क्यों हैं? मतलब शायद कुछ 50 के आसपास। इसके पीछे क्या है आखिर? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसका जवाब बाजार की फितरत में ही छुपा है। देखिए, ये समझना होगा कि शेयर बाजार कोई मतलब रूलेट व्हील या कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि बस किसी का भी नंबर लग गया। यहाँ सफलता संयोग से तो बिल्कुल नहीं मिलती। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गंभीर हैं, पूरी तरह से कमिटेड हैं, बेहद बुद्धिमान हैं, जिन्हें इतिहास की अच्छी समझ है और जिनमें वो टेम्परामेंट है, वो व्यक्तित्व है कि बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकें। तो फिर ज्यादातर लोग क्यों नहीं सफल हो पाते? कहाँ गड़बड़ हो जाती है? देखिए, यहाँ भी शायद वो पेरेटो का नियम लगता है, 80-20 वाला। बहुत कम लोग ही ज्यादातर सफलता पाते हैं। औसत निवेशक अक्सर दो बड़ी भावनात्मक गलतियों का शिकार हो जाता है। एक तो है सामूहिक लालच। जब सब खरीद रहे हैं, बाजार ऊपर जा रहा है, तो फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो वो ऊंचे भाव पर खरीद लेते हैं। और दूसरा जो शायद ज्यादा खतरनाक है, वो है व्यक्तिगत डर। जब बाजार तेजी से गिरता है, हर तरफ पैनिक होता है, तो घबराकर अक्सर बिल्कुल निचले स्तर पर अपना सब कुछ बेच देना। इसी वजह से मतलब ये गलत टाइमिंग की वजह से उनका रिटर्न अक्सर मार्केट के औसत रिटर्न से भी 2-3% कम रह जाता है। और ये भावनाएं तो सच में हावी हो जाती हैं। तो क्या इसका आसान हल ये है कि बस किसी इंडेक्स फंड में एसआईपी करते रहो और भूल जाओ, या फिर जो असल वेल्थ क्रिएशन है उसके लिए कुछ और चाहिए? देखिए, इंडेक्स फंड में अनुशासित निवेश, हाँ बिल्कुल, एक बहुत अच्छा तरीका है। ये एफडी वगैरह से तो निश्चित रूप से समय के साथ शायद 5-7% ज्यादा रिटर्न दे सकता है और इससे अच्छी खासी संपत्ति भी बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर बात सिर्फ एफडी को बीट करने की नहीं है, बल्कि असाधारण रिटर्न की है, मतलब वो जिसे कहते हैं ना परिवर्तनकारी रिटर्न, वेल्थ क्रिएशन, तो उसके लिए एक अलग सोच, एक अलग फिलॉसफी चाहिए। अच्छा, यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। ये अलग सोच क्या है? ये क्या फिलॉसफी है? ये सोच बेसिकली कॉन्ट्रेरियन है, यानी भीड़ से अलग चलने वाली। ये अनुशासन मांगती है और ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। और इसकी सबसे बड़ी कुंजी है सामूहिक लालच की जगह व्यक्तिगत लालच रखना। व्यक्तिगत लालच? ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव सा नहीं लग रहा? इसका क्या मतलब है? हाँ, शब्द थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यहाँ लालच का मतलब वो वाला लालच नहीं है, मतलब ग्रीड वाला। यहाँ इसका मतलब है वो हिम्मत, वो कन्विक्शन जो आपको तब खरीदने को कहे जब बाकी सब डर के मारे बेच रहे हो। सोचिए, जब बाजार क्रैश हो रहा हो, हर तरफ बुरी खबरें हो, जब लगे कि बस अब दुनिया खत्म है, जैसे कोविड के टाइम हुआ था। उस निराशा के माहौल में अगर आपका विश्लेषण कहता है कि ये मौका है, तो आप खरीदते हैं। ये है व्यक्तिगत लालच, भीड़ के डर के बिल्कुल उलट। और जब सब खरीद रहे हो तब? और जब हर तरफ यूफोरिया हो, हर कोई कह रहा हो कि बस अब तो पैसा ही पैसा है, तब आपको धीरे धीरे समझदारी से प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है। पोजीशन साइजिंग की भी बात हुई थी कि एक बड़ा दांव कई छोटे नुकसानों की भरपाई कर सकता है। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। सोचिए, अगर आपने कोई एक स्टॉक पकड़ा जो मान लीजिए 1000 गुना बढ़ गया, जी। तो उस एक स्टॉक से जो मुनाफा हुआ वो आपके पोर्टफोलियो में हुए कई छोटे मोटे नुकसानों को मतलब वाइप आउट कर सकता है। पर ये तो बहुत मुश्किल होगा ना ऐसे स्टॉक ढूंढना? हाँ, आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बहुत गहरी रिसर्च, धैर्य और कन्विक्शन चाहिए। सालों तक होल्ड करने की हिम्मत चाहिए। कुछ आंकड़े तो डराने वाले भी हैं, जैसे ये कि अगले 20 साल में 6000 में से 2500 कंपनियां आज के भाव से नीचे होंगी और 80% तो एफडी जितना भी रिटर्न नहीं देंगी और असली पैसा सिर्फ 50-75 कंपनियां बनाएंगी। तो फिर इन चैंपियंस को ढूंढे कैसे? ये तो भूसे में सूरी ढूंढने जैसा है। मुश्किल है हाँ, पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए एक टॉप डाउन अप्रोच काम आ सकती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सोचना। पहला कदम, इंडस्ट्री को देखिए, मैक्रो पिक्चर। क्या उस पूरे सेक्टर में ही ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है? उसका टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है? जैसे भारत में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट या लग्जरी गुड्स का मार्केट तेजी से बढ़ेगा? आप चीन के 15-20 साल पहले के पैटर्न से तुलना कर सकते हैं।
दूसरी तरफ जहां बच्चों की आबादी कम हो रही है तो शायद पार्ले जी टाइप की इकोनॉमी या स्कूल यूनिफॉर्म में उतनी ग्रोथ ना हो। तो पहला काम ग्रोथ वाला सेक्टर पहचानना। ठीक है, सेक्टर चुन लिया, फिर दूसरा कदम, उन सेक्टर्स को हटा दीजिए जहां ग्रोथ रुकी हुई है या कम हो रही है। तीसरा, अब आइए कंपनी लेवल पर, मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो काबिल है, और सबसे जरूरी, क्या उनकी नीयत साफ है, मतलब गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, कहीं वो शेयर होल्डर्स का पैसा इधर उधर तो नहीं कर रहे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। चौथा, कंपटीशन देखिए। अगर बहुत ज्यादा गला काट कंपटीशन है, जैसे शायद टेलीकॉम में, तो सबके लिए पैसा बनाना मुश्किल होता है, या बहुत ज्यादा रेगुलेशन भी दिक्कत दे सकता है। पांचवा, और ये लगातार चलता रहता है, सतर्क रहिए। और अगर आपकी शुरुआती थीसिस गलत हो जाए तो नुकसान काट कर निकल जाइए। याद रखिए, खराब कंपनी से निकाला गया हर 100 रुपया एक अच्छी कंपनी में लगाने का मौका देता है। ये तो काफी डिटेल्ड प्रोसेस है। अच्छा, वो जो पुरानी कहावत है बाय एंड होल्ड, खरीदो और भूल जाओ, क्या वो आज भी चलती है? बाय एंड होल्ड को लोग अक्सर गलत समझते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कुछ भी खरीदकर हमेशा के लिए रख लो, चाहे कंपनी बर्बाद ही क्यों ना हो रही हो। सही मतलब है अच्छी कंपनी खरीदो और उसे तब तक होल्ड करो जब तक वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं। ये असल में बाय एंड मॉनिटर है। और ये भी जानना जरूरी है कि कब किसी अच्छी कंपनी से भी निकलना है। अगर उसके बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव आ जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, मैनेजमेंट बदल जाए, तो निकलना पड़ सकता है। मतलब आंख बंद करके होल्ड नहीं करना। बिल्कुल नहीं। सोचिए ना, 80-90 के दशक की कितनी सेंसेक्स कंपनियां आज हैं ही नहीं। और हाँ, नई टेक कंपनियों को सिर्फ पुराने पी रेशियो से नहीं देख सकते। उनका वैल्यूएशन उनके भविष्य के ग्रोथ पोटेंशियल पर होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के हिसाब से आज के माहौल में कौन से सेक्टर्स थोड़े आकर्षक लग रहे हैं? कुछ सेक्टर्स हैं जहां अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। पहला तो वही वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, लग्जरी गुड्स। इनकम बढ़ने के साथ इनकी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, फिनटेक। भारत में क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी काफी कम है चीन वगैरह के मुकाबले, तो यहाँ बहुत बड़ा अवसर है। तीसरा, इंडियन टेक कंपनियां, मतलब वो जो भारत के लिए, भारत की समस्याओं के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस बना रही हैं। इन्हें चलाने वाले भी अक्सर युवा टेक ब्रोज होते हैं। यहाँ विनर टेक सॉल वाली स्थिति बन सकती है। और चौथा, आईटी सर्विसेज। हाँ, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां। एआई इनके लिए खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा मौका है। एआई से इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये नए तरह के काम कर पाएंगी। हो सकता है कुछ रोल कम हो, पर ओवरऑल बिजनेस बढ़ सकता है। जैसे एटीएम आने से बैंक का काम बढ़ा, कैशियर भले कम हुए। लेकिन एआई रिसर्च में तो हम शायद पीछे हैं अमेरिका, चीन से। हाँ, हो सकता है हम कोर एआई रिसर्च में लीड ना करें, उसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन हम उसका फायदा उठा सकते हैं। उनके बनाए एलएलएम्स को इस्तेमाल करके हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सकते हैं। और हाँ, व्यक्तियों को भी चैट जीपीटी, क्लॉड जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। ये भविष्य के साथी हैं। और किन सेक्टर्स से थोड़ी दूरी बनाना बेहतर हो सकता है? शायद जो बेसिक कंज्यूमर गुड्स हैं, कम मार्जिन वाले, या बेसिक एजुकेशन, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, क्योंकि डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं। कमोडिटीज तो वैसे ही साइक्लिकल होती हैं। टेलीकॉम में कंपटीशन बहुत है, तो इनमें शायद लंबी अवधि में वैसा रिटर्न ना मिले। चलिए अब थोड़ा बाजार के मूड पर आते हैं। आजकल कैसा लग रहा है माहौल? कुछ लोग कह रहे हैं बाजार थक रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है। 2023 की शुरुआत में काफी तेजी थी, वैल्यूएशंस भी खिंच गए थे। अब लग रहा है कि बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, एक तरह का टाइम करेक्शन चल रहा है। मतलब कीमतें शायद बहुत न गिरे क्योंकि ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट है, पर रिटर्न्स शायद कुछ समय के लिए फ्लैट रहें। महंगा बाजार थकाता है। तो ऐसे माहौल में खरीदने बेचने की रणनीति क्या होनी चाहिए? यहाँ 2 लेवल पर सोचना ठीक रहेगा। एक, ओवरऑल मार्केट लेवल पर, जैसे इंडेक्स फंड। वहां रणनीति है जब क्रैश हो तब तेजी से खरीदें, जब बहुत ज्यादा उत्साह हो तब धीरे धीरे बेचें। और स्टॉक लेवल पर? स्टॉक लेवल पर उल्टा, धीरे धीरे खरीदें, रिसर्च करें, थोड़ा खरीदें, कन्विक्शन बढ़े तो और खरीदें, लेकिन बेचने में तेजी दिखाएं। अगर लगे कि स्टॉक लेने का कारण गलत हो गया तो तुरंत बेचें, नुकसान काटें। एसेट एलोकेशन के बारे में क्या? अभी इक्विटी या बॉन्ड, किधर झुकाव ठीक लग रहा है? देखिए,
मौजूदा ब्याज दरों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले साल 1.5 साल शायद बॉन्ड के लिए इक्विटी से थोड़े बेहतर हों। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड से बेहतर शायद अच्छी क्वालिटी के कॉरपोरेट बॉन्ड्स हों। उनमें थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, पर रिटर्न भी सरकारी बॉन्ड से 0.5% से लेकर 3-4% तक ज्यादा मिल सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? रिस्क तो होता ही है। बिल्कुल, सबसे जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपना पैसा किसी एक कंपनी के बॉन्ड में मत लगाइए। कम से कम 8-10 अलग-अलग कंपनियों के बॉन्ड में बांटिए, ताकि अगर कोई 1-2 कंपनी डिफॉल्ट कर भी जाए तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर बड़ा असर न पड़े। आपने पहले एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि रिस्क व्यक्तिगत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जोखिम की परिभाषा सबके लिए एक जैसी नहीं होती। ये आपकी उम्र, आपकी जिम्मेदारियों, आपकी कमाई की क्षमता पर निर्भर करता है। एक 20-22 साल का लड़का या लड़की जिसके पास खोने को कम है, कमाने को पूरी जिंदगी है, वो शायद ज्यादा रिस्क ले सकता है, इक्विटी में ज्यादा डाल सकता है। लेकिन एक 55-60 साल का व्यक्ति जो रिटायरमेंट के पास है, वो उतना रिस्क नहीं ले सकता। उसे अपनी कैपिटल बचानी है। उसके लिए शायद कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज्यादा पैसा डालना और कुछ कैश रखना ताकि मार्केट गिरने पर इक्विटी खरीद सके, ज्यादा सही रणनीति होगी। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बात है सबसे मुश्किल चीज पर, निवेशक का अपना दिमाग, उसकी साइकोलॉजी। ये लालच और डर का क्या करें? हाँ, यही तो असली खेल है। ये दो भावनाएं ही हैं जो ज्यादातर लोगों को डुबो देती हैं। वो सामूहिक लालच टॉप पर खरीदवाता है और व्यक्तिगत डर बॉटम पर बिकवाता है। सफल निवेश का बड़ा हिस्सा है इन पर काबू पाना। वो फ्रीक आउट वाली बात भी थी कि अनुभवी लोग भी पैनिक में बेच देते हैं। हाँ, ये एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमिनन है। रिसर्च दिखाती है कि बड़े क्रैश में लगभग 2% निवेशक, जिनमें बहुत अनुभवी और समझदार लोग भी होते हैं, वो बिल्कुल बॉटम के पास डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं। तर्क काम करना बंद कर देता है। बाप रे! तो इससे बचने का रास्ता क्या है? रास्ता है स्वाध्याय, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना। आप कैसे हैं? क्या आप बहुत आशावादी हैं या निराशावादी? क्या आप जल्दी रिएक्ट करते हैं? नुकसान होने पर कैसा महसूस करते हैं? जब आप अपने पैटर्न को समझेंगे, तभी आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। अपने अंदर एक मास्टर या अनुशासक बिठाना होगा जो भावनाओं को हावी न होने दे, या फिर किसी बाहरी गाइड, किसी अनुभवी निवेशक के विचारों को फॉलो करना होगा। और विनम्रता, इसका क्या रोल है? ह्यूमिलिटी, ये शायद सबसे पहली चीज है जो बाजार सिखाता है, या सिखा देना चाहिए। ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते, आप गलत हो सकते हैं। आपकी सफलता में किस्मत का भी हाथ है। जहां अहंकार आया कि मुझे सब पता है, वहीं बाजार आपको सबक सिखा देगा। विनम्रता आपको सीखते रहने और अलर्ट रहने में मदद करती है। अलर्ट रहना मतलब ये कि एक्टिव इन्वेस्टिंग कोई हॉबी नहीं है, ये सीरियस बिजनेस है। आपको लगातार नजर रखनी होगी, सतर्क रहना होगा। और आखिर में ये सब क्यों? पैसे का उद्देश्य क्या है? देखिए, जरूरतें पूरी होने के बाद पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। ये एक साधन है, सृजन का साधन, कुछ बनाने का। चाहे वो बिजनेस हो, कोई कला हो, समाज के लिए कुछ हो, या अगली पीढ़ी के लिए एक विरासत। पैसा अपने आप में अंत नहीं है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का भी खेल है। सफलता के लिए अनुशासन चाहिए, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत चाहिए, कंपनियों को परखने का तरीका चाहिए, और सबसे जरूरी, खुद को समझना और कंट्रोल करना आना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी याद रखना है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग सबके लिए नहीं है। इसमें समय और मेहनत लगती है। अगर वो संभव नहीं है, तो ज्यादातर लोगों के लिए एक अनुशासित एसआईपी, किसी अच्छे इंडेक्स फंड या डाइवर्सिफाइड फंड में शायद ज्यादा भरोसेमंद रास्ता है। और जाते जाते एक सवाल सभी के लिए, अपनी निवेश यात्रा में आप खुद के सबसे बड़े दोस्त हैं या सबसे बड़े दुश्मन? इस सफर में स्वाध्याय यानी खुद को समझने की प्रक्रिया कहाँ फिट होती है? अगली बार तक सोचते रहिए।